Let's continue with the chapter. I hope आप लोगों ने रिवाइज किया है. So the last class, so in our previous class of chemistry, we were discussing aromatic compounds and reactions of aromatic compounds. हमने उसमें काफी सारे reactions discuss किए. For example, we have discussed nitration, sulfonation, halogenation, nitrosovation, Gattermann-Poach reaction, Gattermann-aldehyde reaction, and we were in the process of discussing Friedel-Crafts acylation. Okay, we were in the process of discussing Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reaction हमने in particular alkylation discuss किया था. Alkylation में क्या होता है? You have a halide, you have AlX3 or typically AlCl3, and that is used to add a hydrocarbon or a chain to benzene ring. Okay. Now अभी इस अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से हर बार यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है. दैट इज सिंस वी हैव अ कार्बोकैटायन ऑलवेज हियर, it always gets rearranged. Now what if we want to avoid rearrangement? Okay, अगर हम rearrangement avoid करना चाहते हैं तो in that case we do not do alkylation, in that case we do acylation. Okay, so आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. So today's topic is, we are continuing with Friedel-Crafts. So today's topic is, or we are starting with Friedel-Crafts acylation. Okay, now Friedel-Crafts acylation हम typically क्यों कब यूज करते हैं? when we want unrearranged products. Okay, unrearranged products, क्योंकि alkylation में तो rearrange हो जाएगा, तो अगर आपको rearrange नहीं करवाना है तो in that case we use acylation. Now acylation में हम typically क्या यूज करते हैं? acylation में we either use acid halide, we either use acid halide or we use anhydride. Okay, or we use anhydride. एसिड हाइलाइड में मेरा लीविंग ग्रुप वाला पार्ट क्या होता है? एसिड हाइलाइड में मेरा लीविंग ग्रुप वाला पार्ट जो है वो ये होता है, एंड एनहाइड्राइड में मेरा लीविंग ग्रुप वाला पार्ट जो है वो ये होता है. ओके, अगर आप देखोगे तो दोनों में जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो सेम ही है. यहाँ पर भी मेरा RCO ग्रुप अटैच होने वाला है बेंजीन रिंग के साथ, एंड यहाँ पर भी मेरा RCO ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने वाला है. क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? ओके, अगर मैं इन दोनों को ही, ओके, इफ आई रिएक्ट बोथ ऑफ दीज विद AlCl3, मैंने तो फॉर एग्जांपल AlCl3 ले लिया. आप ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अनअरेंज्ड प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं. ओके, अब देखो मैंने अगर AlCl3 के साथ रिएक्ट किया तो फर्स्ट कंपाउंड मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस. ठीक है, तो यानी कि ये मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो कि अटैक करेगा. अब बताओ क्या ये चीज रीअरेंज करने का चांस है? विल दिस पार्ट रीअरेंज? obviously this will not rearrange. Okay, obviously this will not rearrange. Now why will this not rearrange? क्योंकि देखो मेरे पास है RC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव. ओके, तो यानी कि यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन का तो रीअरेंज होने का कोई सीन ही नहीं है. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? Okay, and in the second case also we will get the same electrophile, that is RC double bond O positive charge, okay, plus AlCl3, and ये बाकी का देखो पार्ट क्या बचा? RCOO माइनस. देखो चेक करो समझ में आया क्या? Friedel-Crafts acylation, ACY, acylation, acylation. लिख लिया क्या यहाँ तक आप सभी ने? O के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि अच्छा यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है. ओके,
तो ये यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव पे आएगा। यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया? ओके, ना अब देखो अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? यस, नाउ अब देखो अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो अगर मुझे बेंजीन बेंजीन से अगर सपोज करो मुझे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ओके सपोज करो मुझे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना है यूजिंग फ्रिल-ग्राफ रिएक्शन, दैट इज मुझे AlCl3 से इसको फॉर्म करना है ना। अब इसको देखते हुए ओके, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इफेक्टिवली जो मैंने कार्बन चेन ऐड किया है उसमें कितने कार्बन एटम्स है, जो मैंने साइड चेन ऐड किया करें तो उसमें 3 कार्बन एटम्स है। तो इसको देखते ही सबसे पहले एक आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मैंने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड यूज किया होगा, यस और नो? ओके, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। देखो ये वाला गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो मेरा ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है ना, दिस कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज, ओके एंड इफ दिस कार्बोकेटाइन रीअरेंजेस तो ये कहाँ पर आएगा, ये इस पोजीशन में जाएगा। तो यानी कि अगर मैं ये चीज यूज करूं तो मेरा ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इंस्टेड मेरा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेरा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैसा नो? समझ में आया? देखो यहाँ तक पहले समझ में आया यहाँ तक? ओके ना अब देखो अगर सपोज करो मुझे एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट फॉर्म करना है, दैट इज मुझे विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फॉर्म करना है, सो इन दैट केस आई विल नो लॉन्गर यूज एल्काइलेशन, आई विल यूज एसाइलेशन, ठीक है, आई विल यूज आइदर एसिड हलाइड और आई विल यूज एनहाइड्राइड। अब बस देखो बहुत ही सिंपल सा है कि जहां पे मैंने Cl अटैच किया ना, बस वहीं पर ही मैं एक डबल बॉन्ड O अटैच कर देता हूँ। ओके, देखो इस चीज का फायदा क्या हुआ, देखो इस चीज का फायदा क्या हुआ कि अब मैंने ये चीज बनाया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, देखो ध्यान से देखो, दिस इज 1 2 3, तो दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, देखो ध्यान दो ये और ये सही लिखा क्या मैंने, सही है, ठीक है। नाउ इफ आई रिएक्ट दिस विद AlCl3, what will this give me, this will give me, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, प्लस AlCl4, देखो चेक करो, सही है, ओके। ऑब्वियसली ये क्यू स्टेबल है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ओके दिस इज हाईली स्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट विल शो रेजोनेंस ना। अब ये चीज जो है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ओके दिस थिंग विल गेट अटैच टू बेंजीन। सो देखो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, हियर इट विल फॉर्म दिस, देखो ये चीज कार्बन से कनेक्टेड है, बेंजीन को मैंने कार्बन से कनेक्ट किया, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O है, एंड कार्बन के साथ और क्या है, C2H5। चलो एक काम करके मैं पूरा लिखता हूँ, दिस इज नाउ कनेक्टेड टू CH2, दिस इज नाउ कनेक्टेड टू CH3। देखो समझ में आ गया पहले? ऐसा बनेगा, चेक करो, ऐसा बनेगा क्या? ओके ना अब देखो मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, ओके आई हैव टू रिमूव दी कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप रिमूव करने के लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, क्या क्या था वो बताओ, कौन कौन से रिडक्शन थे बताओ? हमने दो रिडक्शन डिस्कस किया था फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, व्हाट वर दे, रिवाइज किया होगा आप लोगों ने, ओके ना यहां से अब अगर मुझे यहां तक जाना है, व्हाट कैन आई यूज, ठीक है, आई कैन आइदर यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ओके, और आई कैन यूज, दूसरा क्या था बताओ, लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हाँ नॉट अल्कोहलिक KOH, और क्लेमेंशन रिडक्शन, ओके आई कैन आइदर यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या था, वुल्फ किश्नर रिडक्शन was NH2 in the presence of KOH। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या था, ZnHg and
HCl। ध्यान में आ रहा है? ओके, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिवाइज। ऑब्वियसली यस, आप यहाँ पे रेड फॉस्फोरस HI भी यूज कर सकते हो, बट डबल बॉन्ड है तो आप स्पेशल एजेंट्स या अगर इतने रिएक्टिव रिएजेंट्स को अवॉइड किया करो। ओके, so Wolff reduction or Clemmench reduction, we can use either to obtain this। ठीक है, अब आपको समझ में है कि यहाँ पे हम इसको अगर अल्काइल ग्रुप को रीअरेंज नहीं करना चाहते तो वी यूज दिस। इज दैट क्लियर? विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? क्लियर? ऑलराइट, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, अब आप सबके प्रोडक्ट्स लिखते जाओ। ओके, आप सबके प्रोडक्ट्स लिखते जाओ। ट्राई करो। कितना ट्राई करो।
हो गया? लास्ट वन, ठीक है, कंप्लीट करो। सल्फोनेशन तो अलग चीज होता है, वहाँ वहाँ SOCl2 है। आप याद करो SOCl2 का पर्पस क्या होता है? सल्फोनेशन के लिए तो H2SO4 चाहिए। डन, सभी का हो गया क्या? चेक करें, सभी का होगा? लेट्स चेक। देखो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन नाउ। ये सारे के सारे बहुत ऑब्वियस नहीं है। फर्स्ट वाले में देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बेंजीन। दिस इज 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा ना। ऑब्वियसली यहाँ पे ZnHg HCl, ये क्या है? ये आपका क्लेमेंशन रिडक्शन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली आप कीटोन पार्ट जो है उसको आप हटा दो। देखो ऐसा बनेगा, चेक करो। इज दैट क्लियर? ओके, अब अगर ये क्लियर है तो देखो आप बाकी सारे भी इसी स्पीड से फटाफट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वाले में आपका ये पूरा पोर्शन जो है तो लिविंग ग्रुप बन गया। सो यहाँ पर भी अगर मैं चेक करूँ तो 1 2 3 4, तो यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम होगा। एंड यहाँ पर अगले आपका केमिस्ट्री रिडक्शन है तो इसका प्रोडक्ट एंड इसका प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली सेम ही होगा। ओके, द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव होता है, दिस पार्ट गेट्स एडेड। सो फर्स्ट एंड सेकंड का दोनों प्रोडक्ट जो है एग्जैक्टली सेम होगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में ये वाला जो है मेरा लिविंग ग्रुप होगा, एक कार्बन बचा। तो देखो मेरा ए क्या फॉर्म होगा? ए वुड बी C डबल बॉन्ड O एंड H। देखो चेक करो, ऐसा आएगा। एंड बी वेरी सिंपली क्या होगा? बी वुड बी टॉलुइन। देखो चेक करो, क्लियर? ओके, नाउ अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सेस देने का मतलब क्या हुआ? तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? आप इस पार्ट को रिमूव करो, इस पार्ट को इसमें ऐड करो, तो बस मैंने वही किया है, बेंजीन एंड उसमें CHO ऐड किया, बेंजीन एंड CHO ऐड कर दिया। ओके, दिस इज रिडक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये CH3 बन जाएगा। तो बस CH3 को मैंने शो नहीं किया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये वाला देखो, इसमें क्या होगा? सो वी हैव बेंजीन हियर। इसमें अब अगर मैं ये चीज ऐड करूँ तो पहले तो एक क्लोरीन रिमूव होके एक बार ये चीज ऐड होगा। ओके, नाउ व्हेन दिस गेट्स एडेड वंस, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा? उस केस में ये प्रोडक्ट होगा। ये चीज समझ में आएगा? ओके, नाउ दिस itself will react with another benzene. Okay, now this itself will react with another benzene। तो अब ये मेरा लीविंग ग्रुप हुआ। देखो समझ में आया क्या? देखो मैं फोर्थ वाला जो है यहाँ पे नीचे में कर रहा हूँ। देखो मैं फोर्थ वाला यहाँ पे नीचे में कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में मेरा बेंजीन जो है वो इस चीज के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। ओके, बट अब तो मेरे पास बेंजीन एक्सेस में है, तो यानी कि दिस थिंग विल नाउ रिएक्ट विद बेंजीन। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन रिमूव किया, तो इस तरह से यहाँ पर अब क्लोरीन रिमूव होगा, एंड यहाँ पे या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ,
दिस विल गेट एडेड टू बेंजीन। सो यहाँ पर देखो मेरा क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, देखो आप लोगों ने ऐसा ही किया क्या, चेक करो, यही किया है, ठीक है। अब इसके आगे तो क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, देखो चेक करो ऐसा किया, दिस इज नंबर 4। सेकेंड बेंजीन, ये वाला हमने एक्सेस में लिया ना, ओके, ये वाला हमने एक्सेस में लिया, तो अब यही चीज वापस से बेंजीन के साथ लिया, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला देखो ना, नेक्स्ट वाले में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको और एक्स्ट्रा बेंजीन नहीं दिया है, ओके, आई हैव नॉट गिवन यू एनी अदर बेंजीन, बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज निकलेगा एंड यहीं पर ही आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट इन दिस केस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस, ओके, इन दिस केस अब यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसी बेंजीन रिंग पे ऐड होगा, ओके। ना आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि जब भी बेंजीन पे इस तरह का रिएक्शन हो रहा है कि साइड चेन जो है वो वापस बेंजीन पे ही अटैच होने वाला है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू अटैच, इट इज ऑलवेज गोइंग टू अटैच ऑन दी ऑर्थो पोजिशन, ओके। टिपिकली ये चीज जो है ऑर्थो पोजिशन पे ही अटैच करेगा एंड उसका टेंडेंसी तो यही होगा, उसका टेंडेंसी तो यही होगा कि वो एक 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनाए, ओके। बट यू हैव टू लुक एट व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, ओके, या यू हैव टू लुक एट कि आपको कैसा स्ट्रक्चर दिया गया है। टिपिकली ट्राई फॉर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग, बट अगर वो नहीं बन पा रहे तो ठीक है, वी विल सी व्हाट वी हैव। नाउ इन दिस केस अब अगर मैं चेक करूं, पहली बात तो ये चीज मेरा ऑर्थो पोजीशन पे आके कनेक्ट होगा, ओके। सो हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग एम आई गेटिंग, 1 2 3 4 एंड ये यहाँ पे आके क्लोज होगा तो ये हुआ मेरा 5, ओके। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग, तो यहाँ पे मेरा ए प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, देखो समझ में आएगा, एंड यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। अगर आपको कभी भी दिक्कत होता है सो यू शुड ऑलवेज सिंपली नंबर इट, सो दिस इज 1, चलो हम 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, सो 1 2 3 4 एंड 4 कनेक्टेड टू 5, सो 1 2 3 4 एंड 4 कनेक्टेड टू 5, तो मेरा डबल बॉन्ड हो किस पे, 4 पे, मेरा 4 पे डबल बॉन्ड हो है, ठीक है। लास्टली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, सो ये मुझे फाइनली क्या देगा, देखो समझ में आएगा, करेक्ट। देखो अब अगर आपका 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है तो आपका टिपिकली 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड चल जाएगा, 3 मेंबर्ड तो इनफैक्ट बहुत ही रेयर है, 3 मेंबर्ड तो आई डोंट थिंक कभी भी बनता है, ओके। 3 मेंबर्ड जैसा आपको क्वेश्चन देगा नहीं, 4 मेंबर्ड जैसा काफी कॉमन है, आ जाता है, 4 मेंबर्ड इज कॉमन, 5 मेंबर्ड इज कॉमन, 6 मेंबर्ड इज कॉमन। अगर 7 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सपोज करो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इन दैट केस क्वेश्चन जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है, इन दैट केस आपको एसाइलेशन नहीं देगा, इन दैट केस आपको एल्काइलेशन ही देगा, ओके। इन दैट केस इट विल गिव यू एल्काइलेशन एंड वहां पर क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि पहली बात तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट होगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके 6 पे आएगा, ओके, एंड देन 6 जो है वो रिंग फॉर्म कर लेगा, इज दैट क्लियर? ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट ऑल दी पॉसिबिलिटीज एंड देन उसमें समझना है कि अच्छा उसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी आपका बेस्ट आता है, ओके। सो 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनकॉमन, आपको सिंपली वैसा क्वेश्चन ही नहीं आता है, 4 5 6 आर प्रिटी कॉमन, आपको देखो हमेशा मिलेगा, नॉट, देखो 7 मेंबर्ड में क्या होगा, between a 6 membered ring and a 7 membered ring obviously which is more stable, a 6 membered ring is more stable, तो ये 7 मेंबर्ड बनाने की जगह क्या करेगा कि वो 6 मेंबर्ड बनाने का ट्राई करेगा, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो 7 से लेके 6 पे शिफ्ट करेगा, ओके, एंड 6 पे शिफ्ट होने के बाद अब 6 जो है वो 1 के साथ कंबाइन करेगा, ओके। सो टिपिकली आपका आंसर जो है वो 4 5 6 मेंबर्ड रिंग्स में ही आता है जब बेंजीन के साथ वापस से वही चीज रिएक्ट करता है तो, ओके। सो इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन 3D क्राफ्ट, इसके अलावा आगे भी जब आप कई बार रिएक्शन देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि बेंजीन पे
पे ही वापस से रिएक्शन होगा। ओके, सो टिपिकली आपका साइड चेन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ही कनेक्ट करता है। सो यू शुड ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस। नाउ दिस वाज नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 6। अब नंबर 6 में देखो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन जो मेरा है, मेरा एनहाइड्राइड है, मैं या तो यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ, मैं या तो यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। ओके, दोनों का दोनों मुझे सेम रिजल्ट ही देगा। सो सपोज करो कि मैंने इंस्टेड यहाँ से मैंने ब्रेक किया है। ओके, सपोज करो मैं इंस्टेड इसको यहाँ से ब्रेक किया है, तो देखो क्या बनना चाहिए। सो मैं ये वाला पहले बना रहा हूँ। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज सी ओ ओ माइनस आएगा। देखो चेक करो, ऐसा आएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली मेरा इलेक्ट्रोफाइल तो ये वाला पोर्शन हुआ, तो मेरा बेंजीन जो है वो इससे अटैच होगा। सो बेंजीन इससे अटैच होके क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड देन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, इट इज कन्वर्ट टू गिव यू COO। ओके, चेक करो। इज दैट क्लियर? इसमें और इंट्रामोलिकुलर आप आगे चाहे तो कर सकते हो। ओके, वी कैन ऑब्वियसली स्टिल डू इंट्रामोलिकुलर इन दिस। हाउ कैन वी डू इंट्रामोलिकुलर इन दिस? सपोज करो अगर मुझे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है, तो इन दैट केस, अच्छा चलो इसको करने से पहले हम एक बार इस पे आते हैं। ओके, देन वील कम बैक टू दिस वन अगेन। ना यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक है, तो दोनों का मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। नाउ SOCl2 आप याद करो, हमने यूज किया था दिस इन अनडाइस्टर्ड रिएक्शन, राइट? वहां पे SOCl2 का पर्पस क्या था? What was the purpose of SOCl2? The purpose of SOCl2 was to convert OH into Cl. Okay, its purpose was to add a better leaving group. So SOCl2 से देखो क्या होगा, मेरा ये चीज एक एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दिस कैन रिएक्ट विद दिस एंड बेंजीन। अब इफेक्टिवली ये जो है, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये तो आपका इफेक्टिवली अब यही वाला क्वेश्चन बन गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन बन गया, ऐसा ना? ओके, सो अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्लस बेंजीन, दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ओके, देखो चेक करो। ओके, नाउ अब देखो, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करना होता तब आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करता, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो SOCl2 यूज करता। SOCl2 से क्या होता कि ये चीज मेरा Cl में कन्वर्ट हो जाता, दिस वुड हैव कन्वर्टेड टू COCl, फिर मैं इस पे AlCl3 यूज करता। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका CO पॉजिटिव चल रहा था। अब ये चीज कहाँ पे अटैच होता बताओ? अब ये चीज जो है वो इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे अटैच होता। ओके, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता? देखो समझ में आया? ऑर्थो पे अटैच होने का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि ऑर्थो पे अटैच होने का सेंस क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखो फिर आपका 3 मेंबर ड्रिंक बन जाएगा ना। ओके, ये कार्बन है, अगर मैं इसी को ऑर्थो पे अटैच कर दूं तो ये तो 3 मेंबर ड्रिंक बन जाएगा। ओके, हाँ यस, तो ये तो यहाँ पर तो कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर? नोट कर लो आप लोग यहाँ पे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? कंप्लीट, ऑलराइट, मूविंग ऑन राइट। नाउ सो यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिएक्शंस का बेसिक पार्ट जो है वो खत्म होता है। ओके, एरोमेटिक रिएक्शंस आर नॉट येट कंप्लीटली डन, बट इसका बेसिक पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब इसके आगे हम इसी चीज पे बिल्डअप करते हैं।
नाउ हम एरोमेटिक रिएक्शंस में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. ओके. नाउ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दो टाइप के होते हैं. या तो इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बट पहले आप लिखते जाओ. Either it is ortho and para directing, or it is only meta directing. Okay, I'll explain what this means, but पहले आप ये लिख लो. Directive influence. Directive influence is either ortho and para directing, or it is only meta directing. पहले आप ये लिख लो. लिख लिया. लिख लिया. ओके. ना अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है. सपोज करो आई हैव अ बेंजीन. सपोज करो आई हैव अ बेंजीन रिंग विद एनी ग्रुप अटैच्ड. ओके, डजंट मैटर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है. नाउ अब सपोज करो कि ये ग्रुप जो है दैट इज फॉर एग्जांपल अ प्लस एम ग्रुप. ओके, सपोज करो कि ये जो है ये एक प्लस एम ग्रुप है. वी कैन टेक एनी प्लस एम ग्रुप एज एन एग्जांपल. लेट्स से वी टेक OCH3. ओके, OCH3 तो एक प्लस एम ग्रुप है, ऐसा ना. ओके, OCH3 इज अ प्लस एम ग्रुप. नाउ ध्यान दो, अब अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं, ठीक है, यानी कि दिस गोज हियर एंड दिस गोज हियर. तो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज. ये आपका आएगा डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव. ओके, देन ये चीज फर्दर शिफ्ट करेगा. ओके, सो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव. एंड अगेन देन ये चीज शिफ्ट करेगा. We have the same thing, double bond OCH3 positive, double bond and यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, नेगेटिव चार्ज आएगा ना. अब देखो इसको देखते हुए अगर मेरे पास एक प्लस एम ग्रुप है. ओके, इफ आई हैव अ प्लस एम ग्रुप विच मीन्स दैट मेरा नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. ऑन द बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. ओके, प्लस एम ग्रुप अगर मेरे पास प्रेजेंट है, सो इन दैट केस माय नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन. ठीक, ठीक है. तो यानी कि अब अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई पॉजिटिव होता है. ओके, तो अब अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है तो उसका टेंडेंसी क्या होगा कहाँ पे अटैक करने का. उसका टेंडेंसी क्या होगा बताओ. ऑब्वियसली उसका टेंडेंसी ऑर्थो पैरा होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइयर कहाँ पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है. ओके, सो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होगा वो इस ग्रुप के ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक होगा. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. ओके, कि इसके वजह से जो नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही जाके अटैच होता है. दिस इज योर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. समझ में आया क्या. ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप जो है, प्लस एम ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ओके, let's check about a minus m group. नाउ अगर मेरे पास एक माइनस एम ग्रुप होता है, C1 नहीं, दिस इज एक्चुअली G. दिस इज G फॉर ग्रुप. ओके, G फॉर ग्रुप, एनी रैंडम ग्रुप. ओके, G फॉर ग्रुप, एनी रैंडम ग्रुप. ओके, सो सिमिलरली अगर यहाँ पे एक माइनस एम ग्रुप है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे लेट्स से CHO. ओके, लेट्स से CHO. ओके, ना अब ये तो मेरा माइनस एम ग्रुप हो गया. सो यानी कि ये चीज तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. सो यानी कि व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C
यहाँ पे आएगा O माइनस एंड H। ओके, अब आप इसके आगे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ गए हो कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आपका कहाँ पे आएगा, फिर आपका पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, एंड फिर कहाँ पे आएगा, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आएगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक माइनस एम ग्रुप अटैच्ड है, सो इन दैट केस यहाँ पे आपका पॉजिटिव 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 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। सो अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन से पोजीशन पे ऐड होना प्रेफर करेगा? Correct. This will prefer to add at meta position. Okay. Obviously, this electrophile will prefer to add at meta position. Okay. तो यानी कि अगर मेरे पास एक माइनस एम ग्रुप हो गया तो वो कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा? करेक्ट, तो ये चीज जो है ये मेरा मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? Okay, so very simply, if I have a plus M group, it is going to be ortho or para directing. Okay, and if I have a minus M group, it is going to be meta directing. Is this clear to everyone? पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो। ओके, आप एक और चीज बस ध्यान में रखो इन ऑर्थोपेरा। करेक्ट, आपका ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स एज वेल, बट जैसे जैसे उसका क्वेश्चन आएगा हम वो चीज डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? प्लस एम ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, उसके अलावा प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ही होता है। माइनस एम इज मेटा डायरेक्टिंग, उसके अलावा माइनस एच भी मेटा डायरेक्टिंग ही होता है। मैंने आपको माइनस एच का एक ही एग्जाम्पल बोला था, बताओ माइनस एच का एग्जाम्पल क्या था? देयर वाज ओनली वन एग्जाम्पल व्हिच वाज CCl3। ओके, CCl3 जो है दैट इज माइनस एच और इट इज मेटा डायरेक्टिंग। लिख लो। थोड़ा ऊपर। कंप्लीट हो गया सभी का? Now let's take some simple examples. Now पहला एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से मेरे पास है टोलुइन। ओके, लेट्स से मेरे पास है टोलुइन, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ विद CH3Cl एंड AlCl3। ओके, नाउ इफेक्टिवली देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक CH3 ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, इफेक्टिवली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग अ CH3 ऑन एनी ऑफ दिस पोजीशन। नाउ अब देखो, जब मेरे पास सिर्फ बेंजीन था तब मैं कहीं पर भी ऐड करूं बात बराबर ही था। ठीक है, जब मेरे पास सिर्फ बेंजीन था तो मैं कहीं पर भी ऐड करूं उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है, अब मैं कहाँ पे ऐड करता हूँ उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई हैव टू लुक एट व्हाट ग्रुप इज प्रेजेंट हियर। नाउ ये क्या है? ये मेरा मिथाइल ग्रुप है। ओके, नाउ मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब MH एंड I। ओके, तो मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या होगा बताओ? वही एम कहाँ से आ गया? ये आपका एक तो प्लस एच आएगा एंड दूसरा आपका प्लस आई आएगा। ओके, रेजोनेंस कहाँ से आएगा? एक तो आपका प्लस एच आएगा, दूसरा प्लस आई आएगा। नाउ ऑब्वियसली प्लस आई का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन प्लस एच क्योंकि प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ऑर्थो या फिर पैरा। आपको एसेंशियली ये समझना है कि ऑर्थो एंड पैरा, नॉट जस्ट ऑर्थो और पैरा, इट इज ऑर्थो एंड पैरा। सो अब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा
वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा कि पहली बात तो आपका एडिशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा एंड आपका एडिशन जो है वो पैरा पोजीशन पर भी होगा. इज दैट क्लियर? Okay, so this product is called as, orthoxylene. बेंजीन पे अगर दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है तो उसको हम बोलते हैं xylene. So this is orthoxylene, so naturally this would be correct. So this is your paraxylene. Xylene is बेंजीन पे दो मिथाइल ग्रुप्स. देख लो क्या स्टीरियो, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स कहां से, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएगा. नहीं, इन दिस केस वी कैनॉट डिटरमाइन विच इज मेजर विच इज माइनर. विल डिस्कस कि हम मेजर माइनर कहाँ पे निकाल सकते हैं. अरे मेरे भाई यहाँ पे सिस ट्रांस कहाँ से आएगा? सिस सिस ट्रांस तब होता ना जब ये चीज sp3 होता. यहाँ पर तो चीज sp2 है ना, तो ये तो ऑन द प्लेन ही तो होगा. ठीक है, लिख लिया. लेट्स ट्राई वन मोर. सो सपोज करो मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ओलियम. ओके, यानी कि यहाँ पे मैं क्या चीज ऐड करने वाला हूँ बताओ. व्हाट what am I going to add here or what reaction is taking place here? Bolo, concentrate SO4, correct. Sulfonation is going to take place here or SO3H I am going to add. Now benzene पे मेरे पास ऑलरेडी जो ग्रुप अटैच्ड है उसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है? करेक्ट, ये तो प्लस एच ग्रुप है. प्लस एच यानी कि आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि यहाँ पर पहली बात तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा. ओके, एंड आपका यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट आएगा. क्लियर हुआ? लेट्स टेक वन मोर. ओके, ट्राई करो. करेक्ट. अब यहाँ पर देखो इन दिस केस क्या होने वाला है कि पहली बात तो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ओके, तो पहली बात तो मेरा ये प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ही, प्लस मेरा ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा. ओके, बट बिकॉज देयर इज अ लार्ज ग्रुप हियर or there is a lot of steric hindrance here, so in this particular case my para product is going to be my major product whereas my ortho product is going to be my minor product. ओके, सो हम हर केस में मेजर माइनर नहीं बोल सकते हैं. वी विल हैव टू लुक एट ऑल दी फैक्टर्स दैट आर पॉसिबल एंड देन उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपका यहाँ पे कौन सा मेजर आएगा कौन सा माइनर आएगा. सो इन दीज टू केसेस वी कुड नॉट हैव डिटरमाइन क्योंकि यहाँ पे एज सच ऐसा कुछ खास है नहीं. बट इन दिस केस क्लियरली वी हैव अ वेरी लार्ज ग्रुप. वेरी लार्ज ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे अफेक्ट करता है. ओके, वेरी लार्ज ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे अफेक्ट करता है. दिस गोइंग टू बी माइनर. Why? Because of steric hindrance. Is that clear? Okay, let's take one more example. आपको हर बार फैक्टर्स, ऑब्वियसली SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है. SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ही तो SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ही हम हमेशा फर्स्ट डिग्री लेते हैं. ओके, यहाँ पे बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड कौन सा मेजर होगा एंड ऑब्वियसली द रीजन. ओके, हियर व्हिच वन इज गोइंग टू बी मेजर एंड रीजन. देखो पहली बात तो OH कैसा ग्रुप है? OH इज अ प्लस एम ग्रुप एंड प्लस एम ग्रुप है यानी कि ये तो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा. ओके, यानी कि ये मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा. नाउ अब देखो तो पहले मैं दोनों प्रोडक्ट लिख देता हूँ. ओके, लेट्स मी फर्स्ट राइट दिस. दिस इज ऑर्थो
and then this which is para. Okay, now अब हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें से कौन सा मेजर है. Now in this particular case it is very easy कि यहाँ पर मेरा ये वाला जो है वो मेजर आएगा. क्यों आएगा बताओ? करेक्ट, बिकॉज ऑफ H bonding. Is that clear? Okay, so you always have to look at many factors. ठीक है, आपको हमेशा काफी सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे एंड तब आप उसके बाद डिटरमाइन कर सकते हो कि अच्छा कौन सा फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा वाला मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर है. तो दिस ऑब्वियसली हियर इज. ओके, कंप्लीट कर लो. हाँ, जिसका एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है. ओके, लेट्स टेक वन मोर. ओके, यहाँ पे बताओ कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ओके, दिस इज वेरी 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 सिंपल. NO2 आपका कैसा ग्रुप है? NO2 तो आपका -M ग्रुप है एंड -M ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग होता है? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग. एज सिंपल एज दैट. ओके, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरा नेक्स्ट NO2 ऐड होगा वो कहाँ पे होना चाहिए? मेटा पोजिशन पे होगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रीटी सिंपल. इसमें तो ऐसा कुछ खास था भी नहीं. क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके, नाउ अब इसमें देखो एक और चीज है जो कि आपको याद रखना है. देयर आर सम स्पेशल रिएजेंट्स. ओके, देयर आर सम स्पेशल रिएजेंट्स. एक स्पेशल रिएजेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी के एज पर रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ. ओके, देयर इज वन स्पेशल रिएजेंट कॉल्ड एज NBS और N ब्रोमो सक्सिनिमाइड. ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट. NBS क्या करता है कि ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होता है. ओके, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे NBS यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि एलाइलिक पोजीशन कौन कौन से होंगे? एलाइलिक इज डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में. ओके, एलाइलिक इज डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, तो इसके एडजेसेंट में कौन कौन से पोजीशंस है? करेक्ट, 3 and 6. ओके, तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन जो है वो 3 and 6 हुआ. ओके, so in this case my bromine will get added at third position and at sixth position. Okay, obviously अगर आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें क्या करता है? उसमें टिपिकली आपको 6 नहीं देता है. टिपिकली यू ओनली गेट 1 एलाइलिक पोजीशन. कहने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चंस में एक्चुअल में कुछ ऐसा दे देगा एंड यहाँ पे अगर मैं NBS यूज करूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? मेरा प्रोडक्ट ये. ओके, इन दिस केस दोनों पोजीशन पे ही ऐड होगा. इन दिस केस दिस इज माय ओनली एलाइलिक पोजीशन, इट गेट्स एडेड हियर. टिपिकली आपको क्वेश्चन में सिंगल पोजीशन ही देता है. इज दैट क्लियर? कंप्लीट हो गया सभी का? राइट, कॉपी कर लो. इसके अलावा और भी काफी सारे स्पेशल रिएजेंट्स है बट वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब तक हम डिस्कस करते रहेंगे. एलाइलिक पोजीशन का मतलब, शाबाश, एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या होता है? सी, डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो पोजीशन होता है. ओके, डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? उसको हम बोलते हैं विनाइलिक
ओके, और विनाइल पोजीशन, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं एलाइल। ओके, छुट्टी में खाली नेटफ्लिक्स किया या कुछ पढ़ा भी? एनीवेज, कंप्लीट हुआ यहाँ तक? ऑलराइट, देखो now, so along the lines of directing influence there is one more thing called as activating or deactivating groups, activating groups or deactivating groups, ठीक है। नाउ एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? वेरी सिंपली, अगर कोई चीज एक्टिवेटिंग है, ओके, इफ एनी ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, then what it effectively means is that it increases the rate of reaction, as simple as that, increases the rate of reaction, okay। so naturally अगर कोई चीज डीएक्टिवेटिंग है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता होगा? बहुत डिफिकल्ट, क्या करता होगा भाई? obviously it decreases the rate of reaction, okay। so if something is an activating group, it increases the rate of reaction. If something is a deactivating group, it decreases the rate of reaction, okay। now यहाँ पर देखो हमें क्या समझना है कि effectively what we are discussing here is EAS, that is electrophilic aromatic substitution, okay। मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ, okay। now इलेक्ट्रोफाइल in itself is positively charged, okay। तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आराम से सोचिए, बोलो, कोई जल्दी नहीं है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हियर, so if I want to increase the rate, or if I want to increase the amount of attraction, the force of attraction, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना चाहिए? करेक्ट, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तभी जाके नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर यहीं पे अगर मुझे रेट को डिक्रीज करना है तो यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, ऑन बेंजीन रिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड डिक्रीज। अब आपको ऑलरेडी ये चीज समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं? द ग्रुप्स विच वुड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन वुड बी प्लस एम, प्लस एच एंड प्लस आई, ओके। ये तीनों ही ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले कौन से ग्रुप्स होंगे? वेरी सिंपली माइनस एम, माइनस एच एंड माइनस आई, ये जानो, समझ में आया सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज डायरेक्टिंग नेचर एंड एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कोई रिलेशन नहीं है। Directing nature and activating deactivating have absolutely no relation. Directing nature is given by resonance, activating deactivating nature is given by electron density, okay। आप हमेशा इसका ओवरऑल देखते हो। नाउ कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, पहले आप सभी ने यहां तक लिख लिया, ओके। नाउ ध्यान दो, व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? पे अटेंशन। सपोज करो कि मैंने आपको एक ग्रुप दिया, सपोज करो कि आई गिव यू दिस ग्रुप, ओके। सो हम यहाँ पे दोनों चीज मेंशन करने का ट्राई करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड उसके अलावा एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ओके। ध्यान दो एक सेकेंड। सो अगर मैं OH देखूं तो OH का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यानी कि MHI में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? करेक्ट, इट इज ऑब्वियसली अ प्लस M ग्रुप एंड इट इज अ माइनस I ग्रुप, यस और नो? इट इज अ प्लस M एंड माइनस I। नाउ पे अटेंशन, और ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग जो है वो इन दोनों फैक्टर्स में से किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टिंग नेचर जो है वो इन दोनों फैक्टर्स में से किस पे डिपेंड करता है? करेक्ट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन M, ओके। ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग डज नॉट डिपेंड ऑन I, इट ओनली डिपेंड्स ऑन M एंड H, राइट। सो यहाँ पे मुझे प्लस M दिया हुआ है, यानी कि ये चीज का डायरेक्टिंग नेचर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इसका डायरेक्टिंग नेचर जो है वो ऑर्थो या पैरा ही, ऑर्थो एंड पैरा ही आएगा, ओके। नाउ
in case of OH between plus m and minus I which is dominating, in case of OH between plus m and minus I which is dominating, करेक्ट, प्लस m जो है वो मेरा डोमिनेट करता है ओवर माइनस I. सो ओवरऑल इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? करेक्ट, ओवरऑल क्योंकि मेरा प्लस m डोमिनेट कर रहा है तो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड. Okay, and if electron density has increased, is this an activating group or a deactivating group? Correct, it is an activating group. Okay, let's take one more example. देखो आपको दो तीन एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा. Now next, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3. Okay, let's say I am taking for example CH3. Now CH3 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है बताओ between MHI? Correct, it is plus H and it is plus I. It is plus H and it is plus I. Now इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा, बट बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? करेक्ट, बिकॉज ऑफ H. ओके, बिकॉज ऑफ H. अब देखो ये तो दोनों ही क्या कर रहा है, मेरा दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? सो अब ये क्या आएगा? करेक्ट, ये मेरा एक्टिवेटिंग आ जाएगा. जम रहा है? Okay, let's take another example. Okay, now ध्यान दो, let's say if I give you NO2. NO2 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रुको ध्यान दो, नेक्स्ट वाला एक और बार देखते हो, देखो आपको ये वाला हो सकता है समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वाला ध्यान दो, NO2 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे, NO2 क्या होता है? करेक्ट, इट इज माइनस M एज वेल एज माइनस I. तो अगर मैं इसका डायरेक्टिंग नेचर देखूं तो क्या आएगा? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग. वाई? बिकॉज ऑफ माइनस M. एंड अब ये दोनों ही इस रिंग पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा डीएक्टिवेटिंग आ जाएगा. ओके, नाउ पे अटेंशन. सपोज करो अब अगर मैं आपको Cl देता हूं, ओके, अब अगर सपोज करो मैं आपको Cl देता हूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस इज प्लस M एंड माइनस I. ओके, बट इन केस ऑफ Cl इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डोमिनेट करता है? Correct. Now in this case, it is minus I which is dominating over plus M. So ध्यान दो, अब अगर मैं डायरेक्टिंग नेचर बोलूं, पे अटेंशन, अब अगर मैं डायरेक्टिंग नेचर बोलूं, डायरेक्टिंग नेचर आउट ऑफ प्लस M एंड माइनस I, it is dependent on, it is only dependent on M, या it is only dependent on plus M here. So इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या आएगा? करेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा. लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे माइनस I डोमिनेट कर रहा है ओवर प्लस M, सो ओवरऑल इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? करेक्ट, ओवरऑल इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो विच मींस दैट दिस इज अ, करेक्ट, सो दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग. अब आपको ये पूरा समझ में आया? ऑर्थो पैरा कैसे? क्योंकि ये आपका प्लस M ग्रुप है. ओके, ऑर्थो पैरा कैसे? क्योंकि ये आपका प्लस M ग्रुप है. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ प्लस M. ओके, डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि माइनस I जो है वो प्लस M पे डोमिनेट कर रहा है. हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना. हाँ, डायरेक्टिंग नेचर डज नॉट डिपेंड ऑन दिस. डायरेक्टिंग नेचर इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता. डायरेक्टिंग नेचर इस चीज पे डिपेंड करता है. समझ में आया? ओके, विच इज वाई आई एम कंटिन्यूसली सेइंग कि आपका डायरेक्टिंग नेचर एंड एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दी फैक्टर्स. लेट्स गो बैक अगेन एंड सी दिस वंस अगेन. नाउ OH के केस में देखो क्या था. OH के केस में ध्यान दो, OH के केस में इट वाज प्लस M एंड माइनस I. डायरेक्टिंग नेचर वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर. इस फैक्टर को देखते हुए मैंने क्या बोला? अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ओके, नाउ एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग मेरे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया तो इसलिए ओवरऑल दिस वाज एक्टिवेटिंग. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वाला देखो. इन दिस केस इट वाज H एंड I. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन H. सो ये आपका, सॉरी, डायरेक्टिंग नेचर आपका डिपेंड करता है ऑन H, तो ये आपका ऑर्थो पैरा आ गया. अब क्योंकि दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ये मेरा क्या गया? एक्टिवेटिंग आ गया. अब आई होप आपको पूरे फैक्टर्स या सारे के सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे.
ओके, सो जस्ट टू रिपीट वंस अगेन, आपका डायरेक्टिंग नेचर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बताओ? Correct, it only depends on M and H. Plus M plus H are orthopara, minus M minus H are meta. Okay, आपका एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, बाद में आप ये बोलते सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज डायरेक्टिंग नेचर, दिस इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है. ओके, कहने का मतलब जैसे कि सपोज करो अगर मेरे पास प्लस एम हो एंड प्लस आई हो, तो ये डेफिनेटली क्या होगा बताओ? ये डेफिनेटली आपका एक्टिवेटिंग आ जाएगा. ओके, अगर आपका लेट्स से माइनस एम एंड माइनस आई हो, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा. ओके, अगर सपोज करो, ध्यान दो, अगर सपोज करो आपका प्लस एम एंड माइनस आई हो, बट आपका ये पार्ट डोमिनेंट हो, तो क्या आएगा बताओ? करेक्ट, तब आपका एक्टिवेटिंग आएगा. एंड अगर आपका सेम चीज हो बट इन दिस केस नाउ दिस पार्ट इज डोमिनेटिंग, तो अब ये क्या रहेगा? करेक्ट, ये आपका डीएक्टिवेट होगा. एंड ऐसा केस नहीं होता कि माइनस एम एंड प्लस आई, ठीक है, ऐसा केस होता ही नहीं. ठीक है, सो वी कैन स्किप दिस. नोट कर लो ये पूरा.